सादर प्रणाम। मैं नीचा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो के सेशन बायोलॉजी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम शुक्राणु की संरचना की। शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु की संरचना से संबंधित जितनी बातें हैं वो जानना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए शुक्राणु की जो संरचना होती है कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर जो बॉडी होती है उसकी डिवाइडेड होती है, हेड में होती है, नेक में होती है और इधर टेल में होती है। जैसे हिंदी में कहूँ पूंछ या पुच्छ जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? शुक्राणु की 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, यानी कि स्पर्म बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। हेड में होती है, नेक में होती है और टेल में होती है। ठीक है, तो 3 पार्ट के साथ साथ सबसे पहले हम हेड वाले रीजन की बात कर लेते हैं। देखिए हेड वाले रीजन को, ये जो भाग होता है ये स्पर्म का आगे वाला भाग होता है, यानी कि अग्र भाग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला भाग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या कहा जाता है? अग्र भाग कहा जाता है। हालांकि अलग अलग अगर एनिमल्स की बात करें तो अलग अलग तरीके का होता है। हालांकि अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली जो स्पर्म स्ट्रक्चर होता है वो स्पून की तरीके से होता है, चम्मच के आकार का होता है। ये वाला आप सेक्शन देखिए तो चम्मच जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो हेड वाला रीजन है, इसकी अलग अलग आकृतियां पाई जाती हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड टॉपिक है, तो एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम होता है ये वाला पार्ट है, बिल्कुल आगे वाला भाग है और हिंदी में इसको कहा जाता है अग्रपिंडक। मैंने दोनों नाम लिखे हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है अग्रपिंडक। बिल्कुल जो स्पर्म है उसके आगे वाले भाग पर एक कैप जैसी संरचना होती है और इस कैप जैसी संरचना को ही कहा जाता है एक्रोसोम। अब मानव की बात करें तो एक पतली सी झिल्ली जैसी यहाँ पर संरचना होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो एक्रोसोम बनता है ये कैसे बनता है? एक्रोसोम किससे विकसित होता है या किससे बनता है? तो एक्रोसोम बनता है गोल्जी काय से। ठीक है, गोल्जी बॉडी जानते ही हैं, तो एक्रोसोम किससे बनता है? एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और इसके चारों ओर ये एक झिल्ली जैसी जो दिखाई दे रही है ये एक्रोसोमल झिल्ली होती है। ये एक्रोसोमल झिल्ली में क्या होती है? एक स्पर्म लाइन होती है, यानी कि स्पर्म लाइसिन, लाइन भी नहीं कहूंगी मैं, स्पर्म लाइसिन नाम का एक एंजाइम होता है। ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या काम करता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम, ये एंजाइम क्या काम करेगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के दौरान हम जानते हैं कि स्पर्म कहाँ जाते हैं, स्पर्म कहाँ जाते हैं? अंडाणु के पास जाते हैं और अंडाणु के पास जाने के बाद ये क्या करेंगे? उसकी बॉडी में एंटर कर देंगे। तो स्पर्म लाइसिन विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो एग होता है उसकी झिल्ली को पिनेट्रेट कर देता है, उसकी झिल्ली को तोड़ देता है या गला देता है। तो जिससे जो शुक्राणु होता है वो किसमें प्रवेश कर जाता है, यानी कि स्पर्म किसमें प्रवेश कर जाता है? ओवम में प्रवेश कर जाता है, अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। अब मैमल्स की बात करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंपेरेटिवली पढ़ ही लेते हैं, तो मैमल्स की बात करें, यहाँ पर हाइलुरोनिडेज करके एंजाइम होता है। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम सीक्रेट होता है इसकी सहायता से, और उसके सीक्रेशन के बाद क्या होता है? जो अंडाणु के अंदर एक्रोसोम का या शुक्राणु का प्रवेश हो जाता है। अब देखिए दूसरी बात करें यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस है, ये वाला सेक्शन आप देख ही रहे हैं, न्यूक्लियर यहाँ पर केंद्रक गुणसूत्रीय पदार्थ दिखाई दे रहा है। तो जो न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में एक जीवद्रव्य झिल्ली पाई जाती है, यानी कि कोशिका द्रव्य या एक पतली सी लाइन पाई जाती है जिसे एक्रोसोमल कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये पतली सी झिल्ली जो यहाँ पर पाई जा रही है, तो ये पतली सी झिल्ली को मैं एक बार और क्लियर यहाँ पर कर देती हूँ।
ठीक है, तो ये पतली सी झिल्ली यहाँ पर पाई जाती है। इसका काम होता है कि एक शंकु जैसी संरचना होती है कुछ एनिमल्स में, लेकिन यहाँ पर जब शंकु जैसी संरचना बनेगी यानी कि कोन जैसी संरचना बनेगी तो उसको बोला जाता है एक्रोसोमल कोन, या फिर उसे एक्सियल बॉडी करके भी कहा जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय ये संरचना जो होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोमल फिलामेंट बनाएगा, और एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच का ये जो फिल स्पेस होगा यानी कि एम्प्टी स्पेस होगा, ये कैसे फिल हो जाएगा, परफोरेटियम, इसको एम्प्टी स्पेस को कहा जाएगा। और फिर बाद में यहाँ से एंजाइम का सीक्रेशन जो होता है, वही उस एंजाइम सीक्रेशन एक्रोसोम के यानी कि इस अग्रपिंडक से होता है, तभी वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है। तो इसके और न्यूक्लियस के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसको कहा जाता है परफोरेटियम। ओके, वो उतना डिटेल तक जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि नाम ध्यान आया तो बोल दिया। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी। देखिए, न्यूक्लियस की बात करें यानी कि केंद्रक की बात करें तो केंद्रक जब एक्रोसोम है कहां पर स्थित होता है, केंद्रक स्थित होता है एक्रोसोम के पीछे की तरफ। ठीक है, केंद्रक कहाँ स्थित होता है, ये है, तो ये कहाँ स्थित है, एक्रोसोम के पीछे की तरफ स्थित होते हैं। और जो हेड वाला रीजन होता है, मोस्टली हेड वाले रीजन को बनाने का काम यही करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इस वाले सेक्शन को देखिए, हेड वाले रीजन को देखिए, यहां से यहां तक शुरू हो रहा है। मेन पार्ट क्या है, मोर देन 50% मैं इसको कहूं तो ये वाले सेक्शन से कवर हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियर क्रोमोसोम भी इसमें मिलेंगे, न्यूक्लियस भी मिलेंगे, ये सारी चीजें होंगी। और इसी की वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर एक आकृति प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट टाइप का होगा। और यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियस है तो क्रोमेटिन फाइबर्स भी यहाँ पर होते हैं। तो क्रोमेटिन्स में क्या क्या होगा, पढ़ चुके हैं हम। क्रोमेटिन्स में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, मैं खाली प्रोटीन्स लिख देती हूँ, हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। और यही वाला भाग काम करता है जो आनुवांशिक लक्षण है, उन लक्षणों को आगे पहुंचाना। देखिए, अब हेड वाला जो रीजन है, इस हेड वाले रीजन के क्या काम होते हैं, हेड वाले रीजन के जनरली 2 काम होते हैं। पहला क्या काम होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के समय जो एग है या ओवम है उसकी झिल्ली को गला देना, मेम्ब्रेन को गला देना, ठीक है, उसे पिनेट्रेट कर देना, यानी कि अंडे की बाहर की लेयर को पिनेट्रेट कर देना। पहला तो महत्वपूर्ण काम ये है। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है कि जितने जेनेटिक कैरेक्टर होंगे, उन कैरेक्टर्स को कहां पहुंचाना, अंडाणुओं तक पहुंचाना, ओवम तक पहुंचाना। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे इस वाले भाग के महत्वपूर्ण काम थे। अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं जो नेक वाला रीजन है। ये नेक वाला रीजन जो है ग्रीवा हिंदी में जिसको कहा जाता है, सिर के बिल्कुल पीछे वाला भाग होता है और मिडिल पार्ट इसको कहा जाता है। छोटा सा होता है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा नैरो भी हो गया है। और इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, हिंदी में कहूं तो तारक केंद्र। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, अब इसी में क्या होते हैं, इसी में होते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो जब फर्टिलाइजेशन होगा, उस फर्टिलाइजेशन के समय जो जाइगोट बन रहा है यानी युग्मनज जो बन रहा है, उस युग्मनज में ब्रेक करता है या क्लीवेज वहां पर लाने का काम करता है। ठीक है, कौन सा, जो समीपस्थ, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल। ठीक है, उसका काम ये होता है। दूसरा हमारे पास क्या था, दूरस्थ तारक केंद्र था। दूरस्थ यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें तो डिस्टल सेंट्रियोल जो शुक्राणु का पूंछ वाला भाग है, ये वाला जो भाग होता है, पूंछ वाले भाग के लिए एक बेसल ग्रेन्यूल की तरीके से काम करता है। तो एक दूसरे पर ये कैसे अटैच रहते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर ये स्थित होते हैं। समझ में आ गई बात। तो 2 तरीके के सेंट्रियोल यहाँ पर है और दोनों तरीके के सेंट्रियोल का काम ये क्या हो गया, पहले जो समीपस्थ तारक केंद्र है या
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसका काम क्या है, जो जाइगोट है उसमें क्लेवेज करना, ठीक है। दूसरा हमने डिस्टल सेंट्रियोल की बात की। डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम है, एक बेसल ग्रेन्यूल का काम करेगा, किसके लिए, टेल के लिए, यानी कि पूंछ के लिए, जो शुक्राणु की पूंछ वाला भाग है इसके लिए बेसल ग्रेन्यूल के तरीके से वो काम करेगा। अब देखिए अगले भाग पर आते हैं जिसे मिडिल पीस कहा गया है। मिडिल पीस MIDD, ठीक है। मिडिल पीस कहेंगे या मध्य वाला टुकड़ा कह दीजिए या मध्य वाला भाग कह दीजिए, जो आप इसको कहना चाहें। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए ग्रीवा के नीचे वाला भाग यानी कि नेक के नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग है मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में क्या है कि एक्सियल फिलामेंट्स होंगे और चारों ओर यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इसको स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे और ये एनर्जी का ही यूज ये करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये स्विम करना वहां पर स्टार्ट करेगा। ये इसका मेन काम हुआ। अब माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्या होता है, ये चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका द्रव्य मिलेगा, इसकी एक लेयर सी मिलती है और जिसे मेंचेट कहा जाता है, जो काफी गाढ़ी सी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये चारों ओर एक प्लाज्मा झिल्ली भी होगी या एक्सियल फाइबर भी होगा या फिलामेंट भी होगा, उसी के चारों ओर यहाँ पर कुछ ऐसे स्पाइरल कुंडलन टाइप के मिलेंगे। अब जनरली वन लाइनर में कहूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा, हम जानते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल होता है। यहां पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका ये काम होगा कि जब स्पर्म मूवमेंट करता है यानी कि स्पर्म स्विमिंग करता है या स्पर्म अपनी गति करता है, तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। हालांकि बहुत निबेनकर्ण करके ऐसे कुछ और नाम हैं, उनको फिलहाल इतना डिटेल नहीं करेंगे। जो भी हम कुंडलन की बात कर रहे थे, कुछ स्पाइरल यहाँ पर कॉइलिंग होती है, उनको निबेनकर्ण करके बोला जाता है। अब आ जाते हैं एंड पार्ट पर यानी कि टेल पर। टेल क्या होती है या टेल किस तरीके से काम करेगी। देखिए ये वाला जो सेक्शन है, मिडिल सेक्शन की बात करूं तो मिडिल वाला सेक्शन बहुत ज्यादा लंबा भी हो गया था और आप यहां से कंपेयर करेंगे तो ये नैरो भी हो गया था। अब ये और आगे जाके नैरो हो जाता है और नैरो होने के बाद ये क्या बनाता है, टेल वाले सेक्शन को बनाता है, जो एक्सियल फाइबर या फिलामेंट या जो कोशिका द्रव्य का एक आवरण है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब मिलके इसको बनाएंगे और इसके दो पार्ट होंगे, एक तो मेन पार्ट होगा और दूसरा होगा एंड पीस, ठीक है। अब देखिए एक्सियल फाइबर की बात करें यानी कि अक्षीय तंतु की बात करें तो सेंट्रल कोर का निर्माण होगा पूंछ में ही, ठीक है। हम टेल की बात कर रहे हैं तो टेल में ही क्या होगा, एक सेंटर कोर का निर्माण होगा और उसके बाद जो मेन सेक्शन है उस मेन सेक्शन में से सेंट्रल कोड के चारों ओर कोशिका द्रव्य का एक मोटा सा यहां पर आवरण आ जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम टर्मिनल एंड की या टर्मिनल पार्ट की बात करें तो टर्मिनल पार्ट में ये नहीं मिलेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो टर्मिनल पार्ट में मोटा आवरण यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसे जो टेल होती है, टेल का ऐसा भाग कहा जाता है इस वाले भाग को जो कवर्ड नहीं है या अनावरित है, ठीक है। अनड्यूलिंग मूवमेंट होते हैं, अनड्यूलिंग मूवमेंट के द्वारा जो भी स्पर्म है वो क्या करेगा, जितना मीडियम है उस मीडियम में मूवमेंट करेगा और मूव करता करता, क्योंकि ये जो टेल है लगातार इस तरीके से मूव करती रहती है और ये मूव करता करता कहाँ तक पहुंच जाएगा, अंडाणु तक पहुंच जाएगा। आगे बात समझ। तो ये पूरे अंडाणु की संरचना है और इस पूरे अंडाणु की संरचना में ये इंपॉर्टेंट है कि एक्रोसोम का क्या कार्य होता है, किस तरीके से, शुक्राणु की संरचना है, मैंने अंडाणु बोला शायद। तो एक्रोसोम का क्या कार्य होता है, कौन सा एंजाइम यहाँ पर सीक्रेट होता है जो कि उसको गला देता है अंडाणु की दीवार को। और जब वजाइना में स्पर्म जाते हैं तो वो करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन कोई एक स्पर्म ही सक्सेसफुल हो पाता है जो कि पिनेट्रेट कर पाता है अंडाणु की दीवार को। तो फिलहाल अभी के में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।